मैं जितना मैंने देखा है अब तक, अगर कोई कमीशन बनता है उससे पहले उनकी राय ले ली जाती है कि सर आपको कोई एतराज तो नहीं कि हम आपको कमीशन में या हेड बनाने लगे या उस कमीशन में डालने लगे। मुझे यकीन है कि ये जिलानी साहब से पहले पूछा गया होगा कि सर हम आपको करने लगे, और उसके बाद फिर नोटिफाई किया होगा। ये जिलानी साहब क्यों भी एकदम उनको एहसास हुआ कि उनको ये नहीं करना चाहिए? क्या बहुत प्रेशर था आपके ख्याल? भाई साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यकीनन जिलानी साहब से हुकूमती ज़ोमा ने पूछा होगा कि हम आपको कमीशन का हेड बनाना चाहते हैं, और उन्होंने विलिंगनेस दी है। और यही बात इनकॉर्पोरेट की उन्होंने, जब इनका नाम दिया गया कि उन्होंने कॉन्सेंट दे दिया। और बाद में एक दिन जो वो रहे चेयरमैन, तो उस दौरान भी हुकूमती ओहदेदार यही कहते रहे कि उनकी कॉन्सेंट ली है, उसके बाद उनको बनाया। शुक्रिया भी अदा किया अपने खत में जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, और ये शायद आपको याद होगा उन्होंने मुझ में एतमाद दिखाया, यानी इसका मतलब उनसे बात हुई होगी इस बारे में। नहीं, ये देखें, आप सारे इवेंट्स को साथ देखें ना। पहले दिन चीफ जस्टिस साहब का इन जज साहबान को अपने घर बुलाना शाम को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, फिर अगले दिन फुल कोर्ट मीटिंग, और फुल कोर्ट मीटिंग का कोई एलामिया जारी ना होना, उसके फौरन बाद अटॉर्नी जनरल के जरिए प्राइम मिनिस्टर को पैगाम, और फिर नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर का आना, और फिर उसकी मुलाकात के फौरन बाद फिर फुल कोर्ट। इट मीन्स के सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो अक्सरीती राय थी या मुतफिका, आ गया कंसेंसस वाज डेवलप्ड अमंगस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, मेजॉरिटी, इट मीन्स कि अक्सरीती राय थी, उसका मैंडेट लेके तो चीफ जस्टिस साहब ने बात की होगी। तो ये चीजें यकीनन नाम भी डिस्कस हुए होंगे, और इसी नाम पे कंसेंसस डेवलप हुआ होगा, जिसकी वजह से जब लॉ मिनिस्टर ने बाद में मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह कहा कि कोई इंटेग्रिटी और अच्छी शोहरत के हामिल जो चीफ जस्टिस उस वक्त हो चुका होगा, उस वक्त हो चुका होगा। पीछे क्यों हटे? तो पीछे कोर्ट आगे क्यों आया? पीछे क्यों हुआ? पीछे मैं 7 मेंबर बेंच क्यों बना? मैं अर्ज करता हूं, पीछे शायद प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, ये भी अपनी जगह पे मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि ये खत हमारे सामने या पब्लिक के सामने जब आया, उससे पहले बेंच की तश्कील हो चुकी थी और 7 मेंबर्स बेंच बन चुका था। उसके बाद कोई पौने घंटे के बाद जिलानी साहब का, अब मुझे नहीं पता कि वो पहले से रास्ते में, बड़े अहम हुकूमती शख्सियत से बात की उन्होंने, पहले जिलानी साहब आए हैं, उन्होंने, उनका ये कहना था कि पहले उन्होंने रिक्यूज किया है, अच्छा, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट मैं जाने से। अपने नॉलेज की बात कर रहा हूं कि जो स्क्रीन पर पहले क्या आया और वो बाद हो सकता है उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट हो सकता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले, हो सकता है ये हो गया, ऐसे हो। 7 रुकनी 7 मेंबर बेंच या फुल कोर्ट, इस पर भी बहस चल रही है? इस पर बिल्कुल चल रही है सर। इसमें एक्चुअली एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक्ट जो है वो आड़े आता है, मगर अगर इसको देखा जाए तो 184(3) में, अगेन मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा इख्तियारात किसी के पास हैं तो वो 184(3) में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। और क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसको एक लेटर में तो 7 जजेस ने एंडोर्स किया है इन सारे वाकयात को, और ये सर्विंग जजेस हैं। इनकी आज भी जो इन्होंने 7 नहीं, 6 हैं सर, 6 कह लें, मगर एक लेटर 7 ने भी लिखा हुआ है। 7 का सिग्नेचर वो उस वक्त मुल्क में नहीं थे, इसलिए उनके सिग्नेचर नहीं थे। बहरहाल वो तो 6 भी कर लें, 1 भी कर लें, तो ये एक जज का एक जज ने तो किया था, उसको तो उठा के बाहर फेंक दिया, बस ऐसा ही समझे। मगर जज का तो फैसला होता है, और इस पे लोगों के राइट्स अक्रू कर जाते हैं इन्हीं जजेस के। तो फुल कोर्ट होना चाहिए आपके ख्याल में? एक जज का जब फैसला 2 जजेस के पास जाता है सुप्रीम कोर्ट में, 2 जजेस का फैसला 3 जजेस के पास अपील होता है, तो यहाँ तो 6 जजेस की कंप्लेंट है। इसके लिए फुल कोर्ट बनता था, एटलीस्ट 9 तो बनते थे जजेस, मगर चलें देर आए दुरुस्त है। ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि अगर 8 बना देंगे, 9 बनाएंगे तो फिर अपील कहां जाएगी? इसमें लीगल एक हर्डल है। इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने से पहले अगर ये बात होती तो फिर वजन था। अब अपील के लिए भी बेंच चाहिए। अब अपील के लिए आपको बेंच लाजमी चाहिए। जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, गलत तरह से हम मेरिट की तरफ अभी नहीं जाते, इसकी टेक्निकलिटीज को लेते हैं कि अगर ये बेंच कोई फैसला करता है और कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है, तो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उसको अपील का राइट लाजमी मिलना चाहिए, और ये जजेस उसमें नहीं बैठ सकते
बाकी जो जजेस रह गए हैं वो उसमें बेंच का हिस्सा बनेंगे। So technically- तो मेरा ख्याल है ये वजह है। लेकिन ये इल्जाम, ये बात भी बहुत की गई थी, आपको याद होगा जस्टिस आयशा रिपीटेडली ये सवाल उठाती रही, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे बात हुई थी कि फुल कोर्ट तो फिर आपने रिडंडेंट कर दिया, फुल कोर्ट तो बन ही नहीं सकता। लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है हम वो एक तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट जारी थी। So there is that grey area, sir, but nonetheless we must लेकिन अगर बना भी थे तो क्या- we must celebrate। मेरा ख्याल है इस पे अगर इत्तेफाक कर ले ज्यादा बेहतर है, इसको मुतनाजा ना बनाया जाए, ये इससे भी बेहतर वी मस्ट सेलिब्रेट सर कि ये जुडिशरी ने मामला अपने पास रखा है। अब हम इसमें दुआ करते हैं और साथ साथ हम अपना इजहार, इसमें यकजहती का इजहार करते हैं जुडिशरी के साथ कि हम इनके साथ इनकी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए खड़े हैं और पूरी इस हेयरिंग का पहरा देंगे। ये नहीं होगा कि इस हेयरिंग में भी कोई डंडी मारकर इधर से उधर हो जाए और उधर से इधर हो जाए। हम चाहेंगे कि ये थ्रेड बेयर हो, ये पाकिस्तान की फंडामेंटल रूट्स ऑफ द जस्टिस सिस्टम पे जाता है, या मातहत अदालत से लेके आला अदालत तक, अदलिया तक ये बात बार बार उठती है। कभी मियाँ साहब कहते हैं मुझे क्यों निकाला, कभी 50 साल पुराना जजमेंट आता है, कभी हम देखते हैं मुनीर का केस और कभी हम फिर देखते हैं भुट्टो साहब का केस अभी कंक्लूड किया। बिल्कुल, और अभी हमने शौकत सिद्दीकी साहब का केस देखा। तो दिस इज अभी तोशा खाना केस देख लें, मैं तो खुद उधर पेश होता रहा हूं, जज 6 दफा बीमार हुआ मगर उस पर इतना ज्यादा प्रेशर था, होने का तो इतना ज्यादा प्रेशर था कि 14 साल सजा दी, जो आज सस्पेंड हुई सजा। तो ये चीजें, बट इन प्रेशर्स का किसको पता नहीं है। एग्जैक्टली, ये पुराने प्रेशर्स हैं जो डाले जाते रहे। थ्रेड बेयर सामने आने चाहिए। और मैं रिपोर्टर साइड पे आता हूं जरा पाशा साहब, ये अब तरीका क्या होगा? देखिए, इल्जाम जो ही जजेस ने लगाया, पहली आवाज तो ये थी कि फोरम ठीक हो, इन्वेस्टिगेशन हो। ये फोरम ठीक हो गया, इन्वेस्टिगेशन अब होगी, कैसे होगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने की है। देखें 184(3) में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कॉग्निजेंस लेती है तो फिर पॉइंट इन इशू ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मेरा व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इवन कोर्ट्स को तो डिस्करेज किया गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजुडिस हो जाएगा इन्वेस्टिगेटर। अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैनामा केस में आपको याद होगा वो मामला नैब कोर्ट भेजा गया था, नहीं कामा में करके फिर भी जेआईटी उसके बावजूद उसके बावजूद नैब कोर्ट में भेजा गया। अच्छा, दूसरी बात, अरशद शरीफ का केस ले लें, उसमें भी जेआईटी बनी, 184(3) की कॉग्निजेंस ली थी ना। अभी भी मेरा एक स्ट्रक हो जाता है काम यहाँ पे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 7 मेंबर्स बेंच जो है ये किस तरीके से एविडेंस कलेक्ट करेगा। इंक्वायरी तो लाजमी होनी है क्योंकि वन साइडेड नहीं हो सकता, ये जज और एग्जीक्यूशनर एक नहीं हो, प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो इसके लिए फिर भी कमीशन की तरफ ही जाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन मैं फोर्स ही कर रहा हूं कि जब ये बेंच बैठेगा और सारे वकला अमाइकस बड़े बड़े वकील आएंगे तो जज साहब ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि हाउ टू स्टार्ट विद, यहां पे जवाब आना का यही बात है। और ये जवाब है, इसका जवाब है सर देखें, ये जजेस मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, इन पे किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है। इनकी बात पर बिलीव ना करना, कम से कम मैं तो इस तरह नहीं करूंगा। मैं तो इनकी बात को मनोअन तस्लीम करूंगा। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि वो मुहर्रिकात क्या थे, क्या वो इंडिविजुअल हरकतें थी, क्या वो कुछ और थी, बैकग्राउंड क्या था, क्या नहीं था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जजेस झूठ बोल रहे हैं या इनकी बात में कोई शक की गुंजाइश है। बाकी अदालतों का काम है, बाकी अदालतों का काम है। मेरी समझ के लिए सर 6 जजेस हैं, उनमें से अक्सरियत ने इल्जाम लगाया कि हमें अप्रोच किया गया।